अनीता रोए जा रही थी। उसे संजय से ऐसी उम्मीद ना थी। क्या कुछ उसने संजय के लिए नहीं किया था? कौन सी ऐसी कुर्बानी थी जो उसने नहीं दी थी? वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे वो इतना प्यार करती है वो उस पर कभी इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। झूठी बातों और झूठी फ़ोटोज़ को लेकर उसे मायके की चौखट पर छोड़ सकता है। अनीता का बेटा अर्नव भी रोए जा रहा था क्योंकि वो भी अपने बाप से बहुत प्यार करता था और बाप के ना दिखाई देने पर उसने पूरा घर सर पर उठा रखा था। अनीता का तो दिल जैसे हर चीज़ से उचाट हो चुका था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी माँ कहने लगी कि तुम दिल छोटा मत करो। भगवान अपने भक्तों पर वो बोझ नहीं डालता जो वो सह नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। लेकिन अनीता का भाई बहुत गुस्से में था। कहने लगा, अब तक तो मैं अपनी गरीबी की वजह से बहन पर होने वाले अत्याचार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसकी नौकरी अच्छी लग चुकी थी। कहने लगा कि मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहे संजय की बहन इस पर इल्ज़ाम लगा दे और संजय बहन की बातों में आकर मेरी बहन को बाहर निकाल दे और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो तो लेने आ जाए। अनीता वापस कभी भी नहीं संजय के साथ नहीं जाएगी। मेरी बहन की दो रोटियां मुझ पर भारी नहीं हैं। अगर इस बार भी हमने अनीता को संजय के साथ वापस भेज दिया तो फिर वो यही काम करता रहेगा। जब उसका जी चाहेगा वो इल्ज़ाम लगाया करेगा और जब उसके घर वालों का जी चाहेगा वो मेरी बहन को चरित्रहीन साबित करेंगे और वो उनकी बातों पर विश्वास करके अनीता को आए दिन मायके छोड़ जाएगा। मेरी बहन इतनी भी गिरी पड़ी नहीं है कि उन लोगों का जो चीज़ चाहे वो उसके साथ व्यवहार करते रहें। क्या नहीं सहा अनीता ने? क्या सारी ज़िंदगी का सब्र और धैर्य इसी के हिस्से में रह गया है? पहले मैं छोटा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब मेरी नौकरी बहुत अच्छी कंपनी में लग चुकी है। मैं अपनी बहन और भांजे दोनों का खर्चा उठा सकता हूँ। अनीता रोए जा रही थी। अब तक सारे इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए सह रही थी क्योंकि संजय उसके साथ था, लेकिन जो घटिया इल्ज़ाम संजय ने अपनी बहन की बातों में आकर उस पर लगाया था वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। या ये कहें कि औरत सब कुछ सह जाती है, बस अगर पति कैरेक्टर पर उंगली उठाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता। 2 दिन बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता की माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने संजय था। शर्मिंदगी से अपनी आंखें नहीं उठा पा रहा था। कहने लगा, आंटी जी, मैं अनीता को लेने आया हूँ। ये सुनते ही अनीता की माँ भड़क उठी। कहने लगी, क्यों? क्या कोई और नया इल्ज़ाम रह गया है जो तुम मेरी बेटी पर लगाना चाहते हो? संजय कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। शोर की आवाज़ सुनकर अनीता का भाई भी बाहर आ गया और अनीता भी सामने आई। संजय को देखकर अनीता ने अपना मुंह फेर लिया था। उसका भाई संजय के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या करने आए हो अब यहाँ पर? संजय कहने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अनीता को मेरे साथ भेज दो। अनीता का भाई कहने लगा कि मेरी बहन अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो कोई खिलौना नहीं है कि तुम्हारा जब जी चाहे इससे दिल बहलाओ और जब जी चाहे इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसे बाहर फेंक दो। आइंदा मेरे घर के दरवाजे पर मत आना, निकलो यहाँ से। अनीता के भाई विक्रम का कठोर व्यवहार देखकर संजय कहने लगा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं वाकई गलतफहमी का शिकार हो गया था और मैं अनीता से माफ़ी मांगने ही आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे अनीता से बात करने दो। विक्रम कहने लगा, वो तुमसे बात नहीं करेगी। ऐसा करो, मेरी बहन को तलाक दे दो, क्योंकि अब तुम सारी ज़िंदगी यही तमाशा करोगे, इस पर शक करोगे और इससे मैके की चौखट पर बिठाकर चले जाया करोगे। संजय कहने लगा, इतना भी तुच्छ नहीं हूँ मैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। विक्रम कहने लगा, तुम्हारी तरह नीच और कमीना नहीं हूँ मैं। मर्द अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी क्या है और क्या नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया मेरी बहन के बारे में कि वो कभी ऐसी हरकत कर सकती है? निकलो यहाँ से बाहर और खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हारी जुबान से अनीता का नाम भी सुना तो। विक्रम बहुत गुस्से में आ चुका था। इससे पहले कि वो बाहर का दरवाज़ा बंद करता, हाथ से संजय ने दरवाज़ा बंद करने से रोका था। कहने लगा, मैं अपनी पत्नी से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक यही है कि तुम हम पति पत्नी के मामले में मत आओ। विक्रम ये सुनकर मुस्कुराया था। कहने लगा, कौन सी पत्नी? वो पत्नी जिसे आधी रात के समय तुमने धक्के देकर बाहर निकाला था, गाड़ी में बिठाकर मायके की चौखट पर छोड़कर चले गए थे। क्या उस समय वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी? संजय, मैं तुमसे किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहता। मेरी बहन को डाइवोर्स दो, वरना फिर मैं कोर्ट के जरिए अपनी बहन को डाइवोर्स दिलवा दूंगा। ये सुनकर संजय गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, शादी कोई तमाशा है तुम्हारे लिए कि रिश्ते ऐसे तोड़े जाते हैं? ज़रा ज़रा सी बात पर मैं कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा इसे। ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है। कौन से पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती? विक्रम कहने लगा, गलत फहमी में और बदचलनी के इल्ज़ाम लगाने में फ़र्क होता है मिस्टर संजय। निकलो यहाँ से बाहर। संजय कहने लगा, अनीता, अनीता बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारे इस भाई के मुंह नहीं लगना चाहता। वो विक्रम को अनदेखा करके अंदर की तरफ
अनीता को देखकर उसे पुकारना शुरू कर दिया। अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम कहने लगा, वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी, जो बात होगी कोर्ट में होगी। संजय कहने लगा, देखो बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो, अपने तरीके से भी मामलों को हल किया जा सकता है, कोर्ट तक मत लेकर जाओ, वरना तुम भी बहुत पछताओगे। तो विक्रम कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा, बाहर निकलो यहाँ से, और आइंदा मेरे घर आने की चौखट पर मेरे कदम रखने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूंगा। संजय बार बार अनीता को पुकार रहा था कि मेरी एक बार बात सुन लो, लेकिन विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अनीता से कहने लगा, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं देख लूँगा इसे। ये अमीर लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। जब जी चाहे इल्ज़ाम लगा दिया, जब गलती का एहसास हुआ तो वापस आ गए। कल को फिर इसकी कोई बहन अगर मुंह उठाकर इल्ज़ाम लगाएगी तो ये फिर तुम्हारे साथ यही सब कुछ करेगा। अंदर ही अंदर अनीता बेचैन थी। अनीता असमंजस में थी कि क्या संजय की बात का भरोसा करे या ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर दे जहां बार बार अपने कैरेक्टर की सफाई देनी पड़े। अपने कमरे में गई तो उसके मोबाइल पर संजय की कॉल आने लगी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर मैसेजेस आने लगे, व्हाट्सएप मैसेजेस उसके सामने शो हो रहे थे। इस पर लिखा था, अनीता प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, अनीता प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। अनीता ने फ़ोन ऑफ कर दिया और अर्नव को पुकारने लगी, जो बाप की आवाज़ की तरफ लपकने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने बच्चे को सीने से लगाए वो बहलाने लगी और फिर उसे सुलाकर खुद भी सो गई थी। अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह जब उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो बहुत सारे मैसेजेस संजय ने किए हुए थे, बहुत सी मिस्ड कॉल आई हुई थी, लेकिन जब भी वो ये सोचती कि संजय से बात करे तो आंखों के सामने वही दृश्य लहराने लगता जब उसने बहन की बात पर विश्वास किया था और अनीता पर शक किया था। कैसे वो उसी घर में वापस चली जाए जहां उसकी बेइज्जती की गई थी। अगर वो एक बार भी विक्रम की मर्जी के बगैर संजय के साथ चली जाती और दोबारा संजय उसके साथ ऐसा करता तो फिर विक्रम भी उसे नहीं पूछता। आज तो भाई उसके साथ खड़ा था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर पति की मान लेती तो भाई उसकी एक ना सुनता। कुछ ही दिन बाद विक्रम ने कहा कि हम केस फाइल करेंगे। ये सुनकर अनीता का दिल मुट्ठी में आया था, लेकिन चुप थी। संजय के पास उस समय कोर्ट की तरफ से उसके पास डाइवोर्स का नोटिस आया था और पहली पेशी पर उसे बुलाया गया था। वो एक बार फिर अनीता के घर पहुंच गया। उस समय विक्रम ऑफिस में था, घर पर सिर्फ अनीता थी और उसकी माँ थी। जब संजय की आवाज़ उसकी माँ ने सुनी तो दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया था। संजय कहने लगा, अनीता से कहिए बस एक बार मेरी बात सुन ले, कोर्ट तक मामला ना लेकर जाए, मेरी बात सुन ले। देखो वो जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अनीता ने साफ मना कर दिया था। दरवाजे के पास आई और कहने लगी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप सिर्फ संध्या की बात सुनिए, उसकी बात को सच समझिए या फिर फोटोज़ को सच समझिए जो आपने देखी थी। तब मैं आपकी विनतियाँ करती रही थी कि एक बार मेरी बात सुन लें, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। तो फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि मैं गरीब हूँ और मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो कहने लगा, दरवाज़ा खोलो भगवान के लिए, अनीता जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही। अनीता भावनाओं में बहकर तुम जिंदगी का बहुत गलत फैसला कर रही हो, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन अनीता अपने कमरे में चली गई। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा और फिर वापस चला गया। पेशी पर वो आया था, उसकी नज़र अनीता पर ही जमी हुई थी। वो विक्रम के साथ ही बैठी हुई थी, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। संजय जानता था कि मोहब्बत उसके दिल में भी मौजूद है, नाराज़ है, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत ना करती हो। विक्रम के वकील ने संजय पर बहुत इल्ज़ाम लगाए थे। कहने लगा कि संजय पहले भी कई बार अनीता पर हाथ उठा चुका है। अपने घर वालों के कहने पर उसने अनीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और फिर आखिर में इस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर रात के अंधेरे में इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो अकेली अपने बच्चे को लेकर जाने कैसे घर पहुंची? सच्ची झूठी सारी कहानी वकील ने सुना दी थी ताकि उसका केस मजबूत हो सके। संजय हैरत से अनीता को देख रहा था। जज ने संजय से पूछा कि क्या यह सच है? संजय कहने लगा कि मैंने गलतफहमी की वजह से अपनी पत्नी पर शक किया था और जिस तरह की फ़ोटोज़ मेरे मोबाइल पर भेजी गई थी, मेरी जगह आप भी होते तो अपनी पत्नी पर शक ज़रूर करते। लेकिन जैसे ही मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं अनीता के घर इसे लेने गया था, लेकिन इसके भाई ने भेजने से मना कर दिया। मैं अनीता से एक बार बात करना चाहता था, लेकिन इसके भाई ने मुझे मौका नहीं दिया और वकील साहब मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। मेरी गलतफहमी को कुछ और ही रंग दिया जा रहा है। मेरा सिर्फ अदालत से निवेदन है कि मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने की परमिशन दी जाए। मैं इसके सामने अपनी सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले में इससे बात करूँ ताकि इसे कोई भी बहकाने और भड़काने वाला ना हो।
क्योंकि जब पति पत्नी में तीसरे और चौथे लोग शामिल होते हैं तो उनका घर कभी नहीं बचता। जो गलती मैंने अपनी बहन की बातों में आकर की थी, मैं नहीं चाहता कि अनीता भी अपने भाई की बातों में आकर वो करे। यानी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी वाइफ से अकेले में मिलने का मौका दिया जाए या मुझे 1 महीने का टाइम दिया जाए। 1 महीने में अगर मैं अपनी पत्नी को अपनी सच्चाई का यकीन न दिला सका तो जो फैसला वो चाहेगी मैं कर दूंगा। इससे पहले कि जज कोई भी फैसला सुनाता, विक्रम के वकील ने कहा कि अनीता ऐसा नहीं चाहती। वो इसके साथ ना तो रहना चाहती है, ना ही इसकी कोई बात सुनना चाहती है। जज ने कहा कि कुछ समय तो देना चाहिए। फ़ौरन इतना बड़ा फैसला करना ठीक नहीं होता, जिससे इंसान बाद में पछताता है। पति पत्नी हैं, अगर आपस में गलतफहमी दूर करना चाहते हैं तो इन्हें मौका मिलना चाहिए। जज ने 1 हफ्ते का समय दिया था और 1 हफ्ते अनीता को संजय के साथ रहना था, और अगर वो फिर भी डाइवोर्स चाहती तो फैसला अनीता के हक में दिया जाता। अनीता वापस ससुराल जाना नहीं चाहती थी, जहां पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत के समाप्त होते ही विक्रम ने अनीता का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। संजय तेज तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, अच्छा है कि तुम जज के फैसले को मानो। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। विक्रम कहने लगा कि रात को आकर ले जाना। ये कहने के बाद वो अनीता को अपने साथ ले गया। घर में ले जाकर उससे कहने लगा कि फैसला तुम्हारे हाथ में है अनीता, बहुत सोच समझकर फैसला करना। संजय की बातों में आकर अपने आप को दोबारा से उसी नर्क में मत धकेल लेना। मैं बार बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास हर बार वकील को भरने के लिए पैसे नहीं हैं। संजय की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अनीता ने हाँ में सिर हिला दिया। रात में जब संजय उसे लेने आया तो बाप को देखकर अर्नव लपकता हुआ उसकी गोद में था। संजय ने भी गोद में भरते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया, उससे चूमने लगा, प्यार करने लगा। अनीता गाड़ी में चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देखती रही। संजय ने अर्नव को अपनी गोद में बिठा लिया था और उसे गोद में बिठाए ड्राइविंग करता रहा और थोड़ी थोड़ी देर बाद अनीता को भी देख रहा था, जो बिल्कुल चुप थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे वही दृश्य याद आ रहा था कि कैसे गाड़ी में धकेल कर मैंने इसे बिठाया था और इसे मायके छोड़ आया था। कितना रो रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि संजय, भगवान के लिए आप कैसे मुझ पर शक कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और के साथ बात भी कर सकती हूँ। मैंने हमेशा सिर्फ आपसे प्यार किया है। लेकिन उस समय संजय ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी और अब जब अपनी बहन को खुद रंगे हाथों पकड़ा तो फिर मेरा ख्याल आ गया, भला ये कैसी मोहब्बत थी। संजय के लिए अनीता के दिल में मैल बढ़ता ही जा रहा था। जैसे घर के सामने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। जानती थी कि अब सबकी काटदार बातें और बुरा व्यवहार उसके इंतज़ार में होगा। जैसे ही चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, गाड़ी पोर्च में खड़ी की, संजय ने फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी से उतरकर फौरन अनीता का दरवाज़ा खोल दिया। खुद खोला था, उसकी तरफ अपना हाथ भी बढ़ाया, लेकिन उसने उसके हाथ को अनदेखा करके खुद ही गाड़ी से बाहर निकल गई और सीधी अपने कमरे में चली गई। उसने अपने इन दोनों नंदों में से किसी से भी बात नहीं की थी। इस घर का माहौल अभी वैसा ही था जो व्यवहार पहले उन्होंने अनीता के साथ किया था। वैसा ही व्यवहार जब उन्होंने निकिता के साथ शुरू किया तो निकिता की ज़ुबान सुनकर उसकी दोनों नंदों को ही चुप होना पड़ा था। अनीता को देखकर तो जैसे दोनों नंदें खुश हो गई थीं कि चलो अच्छा है, घर का काम अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा, अनीता आ गई है और अब संजय इससे सारे घर के काम करवाएगा। मगर संध्या चुप चुप सी थी। अर्नव संजय की गोद में सो चुका था। संजय ने अर्नव को बेड पर लिटा दिया। अनीता ने अपना तकिया ठीक किया और सोने के लिए लेटने लगी तो संजय उसके पास आ गया। कहने लगा, अनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन वो कहने लगी कि संजय, मुझे इस समय बहुत नींद आ रही है। यह कहकर वो लेट गई। संजय ने एक ठंडी गहरी सांस ली और अपनी जगह पर जाकर लेट गया, लेकिन उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने हमेशा उसका साथ दिया था। सुबह उसकी आँख शोर शराबे से खुली थी। बाहर निकिता का संध्या से झगड़ा हो रहा था। विजय की भी चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। संजय की भी आँख खुल गई। दोनों पति पत्नी कमरे से बाहर गए तो निकिता का हाथ जला हुआ था और वो रो रही थी। कह रही थी कि संध्या ने जानबूझकर गर्म चाय उसके हाथ पर गिरा दी है। संध्या कहने लगी कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन विजय बहुत गुस्से में था। कहने लगा, तुम वैसे भी किसी को जीने नहीं देती, तुम्हें आदत है हर एक पर इल्ज़ाम लगाने की, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। फिर संजय से कहने लगा कि इसकी जैसे तैसे कहीं भी शादी करके इसको यहाँ से चलता करिए। ये जब तक इस घर में है ये हमारी पत्नियों को खुश नहीं रहने देगी। अगर दोबारा संध्या ने निकिता के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार किया तो मैं इस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकूंगा। इससे पहले कि संध्या आगे बढ़कर कुछ कहती, विजय ने उसे गुस्से से डांटना शुरू कर दिया और निकिता को लेकर अपने कमरे में चला गया। संध्या कहने लगी,
भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने निकिता भाभी के हाथ पर चाय नहीं गिराई, वो झूठ बोल रही हैं। संजय कहने लगा, तुम्हारा सच और झूठ मैं खुद देख चुका हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी किसी से भी कर दूंगा, या फिर अपने उसी आवारा आशिक से कहो कि अपना रिश्ता भेज दे, मैं तुम्हें उसी के साथ चलता कर दूंगा। ये कहना था कि पलक भी वहां पर आ गई। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती बहन के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए? संजय कहने लगा, बहन को शर्म नहीं आई थी ऐसे काम करते हुए, और इल्ज़ाम मेरी पत्नी पर लगा दिया। आप दोनों बहनों ने शायद सोच रखा है कि अपना घर तो बसाएंगी नहीं और हमारे घर भी बर्बाद कर देंगी। फिर संजय ने पलक के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, दीदी आपके पति ने तो दूसरी शादी कर ली है और आपको डाइवोर्स दे दी है। अब आप क्या चाहती हैं कि मेरी पत्नी भी मुझसे डाइवोर्स लेकर चली जाए? आप लोगों से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो फिर हम इस घर को बेचकर अपने अलग अलग घर ले लेते हैं, और जो हिस्सा आप लोगों का बनता है वो आप रख लीजिए, लेकिन भगवान के लिए इस तमाशे को अब बंद कर दीजिए। ये कहकर संजय कमरे में चला गया। संध्या वहीं खड़ी अनीता को देख रही थी। अंदर ही अंदर अपने किए पर शर्मिंदा भी थी, क्योंकि उसने वाकई निकिता का हाथ नहीं जलाया था। निकिता ने जानबूझकर ये ड्रामा रचाया था। उसे समझ आ गया था कि निकिता वही खेल उसके साथ खेल रही है जो कभी वो अनीता के साथ खेला करती थी। इसलिए अनीता के सामने आकर उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो भाभी। अनीता कहने लगी, तुम्हारी माफ़ी मेरे दिल में आए हुए मैल को ख़त्म नहीं कर सकती। मैंने तुम लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा तुम लोगों को अपनी बहनों की तरह समझकर ख्याल रखा, लेकिन तुम्हारी वजह से जो रूप मैंने अपने पति का देखा है, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं। मैं तुम लोगों की शक्लें भी दोबारा नहीं देखना चाहती। भगवान तुम लोगों को तुम लोगों के किए की सज़ा भी दे रहा है, लेकिन तुम लोगों ने आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है, वरना पलक आज अपने घर में आबाद होती। इसका पति से ऐसे छोड़कर चला ना जाता, लेकिन पलक का ध्यान अपने घर के बजाय अपने मायके पर था। इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि इसके भाई भाभी आपस में खुशी खुशी कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहीं भाई अपनी पत्नी को खुश तो नहीं रख रहा, और अगर रख रहा है तो क्यों रख रहा है? तुम लोग भाभियाँ सिर्फ इसलिए लाती हो ताकि वो तुम्हारी नौकरानी बन सकें। मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना, मेरा यहाँ दम घुटता है, जहाँ हर समय सिर्फ साजिशें होती रहती हैं। कभी भी किसी के प्यार को या फिर उसकी सेवा को नहीं देखा जाता, सिर्फ उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, उसे बदचलन साबित किया जाता है। संध्या का रिश्ता टूट चुका था, पलक को तलाक हो चुकी थी, दोनों ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा अपने भाइयों पर रहती है कि कहीं वो खुश ना रह सकें। वो हमेशा अपनी बहनों और माँ के ग़ुलाम बने रहें और पत्नियों को माँ बहनों की सेवा के लिए रख सकें, हमेशा भाइयों पर हुकूमत करती रहें, और इस चक्कर में दोनों ही अपने अपने घर बर्बाद कर चुकी थीं। अनीता वापस कमरे में आ गई। संजय अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। ना तो आज अनीता ने उसके ऑफिस के कपड़े निकाले थे और ना ही उसकी टाई बांधने के लिए आगे बढ़ी थी, बल्कि सोए हुए अर्नव के पास जाकर बैठ गई। संजय ड्रेसिंग टेबल के शीशे से ही देख रहा था, फिर खुद से ही अनीता से कहने लगा कि प्लीज़ मेरी टाई बांध दो। जैसे अनीता उसके पास आई, उसकी टाई बांधने लगी तो उसने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे थे। उससे कहने लगा, सच सच बताना कि हमारे बीच सिर्फ लड़ाई थी, कभी मोहब्बत नहीं थी। क्या मैंने कभी तुम्हें मोहब्बत नहीं दी, कभी तुम्हें नहीं चाहा? अनीता प्लीज़ सिर्फ एक हादसे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो तो हमने बाकी की ज़िंदगी बहुत अच्छी भी गुजारी है। उन पलों को भी याद रखो जो हमने बहुत अच्छे गुजारे हैं। फिर अपने बेटे के बारे में सोचो, इसे माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। फैसला करने से पहले अर्नव के बारे में ज़रूर सोच लेना। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी टाई बांधकर उसके हाथ अपने कंधे से पीछे कर दिए। कुछ देर तक संजय उसे देखता रहा, फिर एक ठंडी सांस ले करके बाहर चला गया। शाम को जब वो आया तो उसके लिए फूलों के गजरे लेकर आया था। खाना अनीता ने ही बनाया था, लेकिन ना तो पलक कमरे से बाहर आई थी और ना ही संध्या। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ निकिता और विजय थे, या फिर अनीता और किसी ने भी दोनों बहनों को आवाज़ देकर खाने के लिए नहीं बुलाया था। खाने के बाद संजय अपने कमरे में चला गया। अनीता किचन का काम करके जब अपने कमरे में आई तो संजय जाग रहा था और अर्नव के साथ खेल रहा था, और वो भी बाप के साथ किलकारियां मार मार कर हंस रहा था। इस पर अनीता को ऐसा लगा कि शायद संजय की बात ठीक है, अर्नव को माँ के साथ साथ बाप के भी प्यार की ज़रूरत है। कहीं उसके गलत फैसले से उसका बेटा बाप के प्यार से वंचित ना हो जाए। लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज थी कि क्या करे और क्या ना करे। अनीता जैसे ही कमरे में आई तो संजय उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अर्नव को बेड पर लिटाया और साइड टेबल की दराज से गजरे निकाल कर उसके पास ले आया। उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। अनीता हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी। संजय कहने लगा, मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है, मैं जल्द से जल्द संध्या की शादी करवा दूंगा, बस एक बार भरोसा करो।
मुझे एक मौका तो दे सकती हो। अनीता ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसी समय अर्नव रोने लगा। अनीता ने उसे फीडर पिलाया और सुलाने लगी, लेकिन संजय अभी भी जाग रहा था और अनीता को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। अर्नव थोड़ी देर में सो चुका था। अनीता उसके बराबर में लेट गई और आंखें बंद कर ली थीं। अभी भी फूलों के गजरे उसके हाथों में ही थे। जब उसे यह महसूस हुआ कि उसके हाथ संजय की मजबूत पकड़ में हैं, उसने आंखें खोली तो संजय उसका हाथ पकड़कर अपने होठों के पास ले जा रहा था। अनीता ने फौरन अपना हाथ खींचा, कहने लगी, मैं सिर्फ अर्नव के लिए वापस आई हूँ। उसके दिल में अभी भी नाराज़गी बाकी थी। उसने अर्नव को गोद में लिया और बेड की दूसरी तरफ पलटा दिया और खुद अनीता के करीब हो गया। कहने लगा, तुम माफ़ नहीं कर सकती मुझे, मेरी गलती को माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। अनीता कहने लगी, संजय, जब बात कैरेक्टर पर आ जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। औरत सब कुछ सह जाती है, मगर अपने कैरेक्टर पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं आपको माफ़ कर भी दूँ, लेकिन अगर दोबारा आपने ऐसा कोई इल्ज़ाम मुझ पर लगाया तो भगवान की कसम मैं अपनी जान ले लूँगी। संजय जल्दी से अनीता का हाथ पकड़कर कहने लगा, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। जिंदगी की खुशियाँ अनीता पर फिर से मेहरबान हो गई थीं। बहुत जल्द संजय ने संध्या की भी शादी कर दी थी। संध्या को अभी समझ आ चुका था कि घर बसाने के लिए अपने घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। मायके और भाई भाभीियों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने से ना तो अपना घर बसता है और ना ही उनका। पलक का अंजाम उसके सामने था, जो कि भाइयों की चौखट पर बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जी रही थी। जो दूसरों के घरों में आग लगाना चाहते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो आग उनके घर में भी लग सकती है। इसलिए ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।